Assalamu alaikum. We are doing questions on kinematics, and right now we are going to discuss some MCQs and some theory questions for our work. This is 121. Read the question. Hello. Yes, Assalamu alaikum, Iman. Assalamualaikum. Is this our one-on-one class? No, this is the past paper class. If you see the message now. Okay. So if it depends how much you can understand, you can attend this one, and you can communicate with me on WhatsApp, right? Because in this class we are holding the mics. Okay. So if you have any query, you can WhatsApp me. सब लोग अपने माइक्स ऑफ रखिएगा. इन दिस क्लास एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू होल्ड द माइक्स, क्योंकि फिर वो बैकग्राउंड साउंड होते हैं, चीजें होती हैं. सो वी आर स्टार्टिंग आवर वर्क. ये एक रिवीजन टाइप क्लास नहीं है, इट इज अ पास पेपर क्लास. और हमने आज क्लास में भी कुछ रिवीजन करी थी. A sprinter runs a 100-meter race. ये जो 100 मीटर दिया हुआ है, ये तुम्हें दिया हुआ है डिस्टेंस. The sprinter has a constant acceleration from rest to of 2.5 meter per second until it reaches a speed of 10 meter per second. ऐसे क्वेश्चंस जब भी तुम्हें करने हो, तुम इनका एक रफ सा स्केच बना लो. अब ये जो स्प्रिंटर है, ये 0 से स्टार्ट करता है और ये जाता है 10 तक. और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2.5 है. इट्स काइनेमेटिक्स. आयन, कल जो टेस्ट है वो काइनेमेटिक्स का. अच्छा, द स्पीड लिमिट अंटिल द एंड ऑफ द रेस, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5 और द स्पीड देन रिमेन्स कांस्टेंट अंटिल द एंड ऑफ द रेस. हाउ मच टाइम, विच टाइम डज, तो हमें निकालना है टी की वैल्यू. तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर ऐसे लाइन बना देता हूं और ये टोटल टाइम मैं कर देता हूं x. एक्चुअली मुझे निकालना है x. अब आपको ये पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस शो करता है. शुरू कैसे करेंगे कि हम यहां पर सपोज लिख देता हूं a, यहां लिख देता हूं b. ठीक है. अब आपको पता है ग्रेडियंट क्या होता है. ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स, यानी b अपॉन a. ग्रेडियंट है 2.5 इज इक्वल टू b अपॉन a. b की जगह रख देता हूं 10 और इससे आप लोग मुझे a निकाल दो. एक साइड है. तो कैलकुलेशन करो और a की वैल्यू निकालो.
4। अच्छा, तो ए की वैल्यू आ गई 4। इसका मतलब ये हुआ जो आप लोगों ने कैलकुलेशन करके दी उससे अभी मुझे मिल गया 4। इसका मतलब है कि ये वाली जगह 4 है। तो अब अगर मैं इसको बनाऊं, मैं ट्रिपेजियम फॉलो कर रहा हूं, तो ये होगा x-4। ऐसे पूरी वर्किंग लिख के करना, और ये सब क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में भी हैं, और तुम चाहो तो यहां से ईयर नंबर भी देख सकते हो। अच्छा, अब ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर ट्रिपेजियम? मैं एक बेसिकली ट्राइंगल और रेक्टेंगल को भी सम कर सकता हूं, बट दिस इज अ ट्रिपेजियम। इफ यू नाउ हेल्प मी आउट टू फाइंड द यूज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्रिपेजियम। फॉर्मूला होता है हाफ into height into sum of parallel sides। एरिया की जगह क्या लिखूंगा? इट्स 100 मीटर रेस, तो आई विल पुट 100 is equal to half। height is the height of the trapezium which is 10 here। और फिर दो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक मेरे पास है x, दूसरा है x-4। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकाल दो। बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई मर्तबा आ चुका है, ये बहुत कॉमन सा केस है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर कैलकुलेशन है। अब तुम लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है। क्विकली सॉल्व करो, सब लोग लिख के सॉल्व करोगे तब होगा। नाइन पॉइंट सिक्स तो मैच नहीं कर रहा, फिर वो तो 10 लेना पड़ेगा। क्लोजेस्ट तो 9.6 के 10 हो जाएगा, फिर दोबारा चेक कर लो। 9.6 बाई चांस लग रहा है किसी से मैच नहीं कर रहा। और भी लोग कैलकुलेट कर लो। 12, 12 तो फिर सी है। इसमें एक बच्चे ने शेयर किया है कि उसका आंसर आ रहा है 12। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं एंड यू गेट एन आंसर 12, दो लोगों के पास 12 आ रहा है, तो ठीक है, सर्कल इट। इसका मतलब है कि आंसर है सी। एनीवन एल्स वांट्स टू कंट्रीब्यूट? हमारे पास जो आंसर सजेस्ट हुआ है वो है सी। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर देखो, 119।
अ शिप इज मूविंग, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। ऑफ के बाद लिखा है नॉर्थ। दिस इज हाउ अ शिप इज मूविंग। और शिप की वेलोसिटी दी हुई है 8 और एंगल दिया है 30 और ये उसको कह रहे हैं रिजॉल्व करो। जैसे आज भी मैं क्लास में पूछ रहा था कि रिजॉल्व करते हैं तो कहाँ साइन आता है, कहाँ कॉस आता है। तो यहाँ बताओ कहाँ कहाँ पर कॉस आएगा, कहाँ साइन आएगा। चैप्टर 1 में किया ये टॉपिक। जल्दी बोलो। साइन कॉस कहां पर आएंगे? सही है, गुड। अब इसको सॉल्व कर दो। हाउ मच इज कॉस, हाउ मच इज 8 into cos 30 degree? Always make sure that your calculator is in degree mode. एक तो मैंने लिख दिया 4। तो अब या तो ए है या बी है। अब तुम लोग बता दो कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर 8 cos 30। कैलकुलेटर में डालो और मुझे बता दो। 6.9। गुड, 6.9। तो फिर आंसर है बी। 114, a skydiver falls from a stationary balloon at time 0. As the skydiver falls, her speed and the air resistance increases. उसकी स्पीड बढ़ती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती है, until the force of the air resistance is equal to her weight. ये जो आज भी डिस्कस हो रहा था, ये टॉपिक क्या, ये टर्मिनल वेलोसिटी पे सवाल है। Which graph best shows the variation with time t of the displacement of the for the motion of the skydiver? मैंने आज भी ग्रुप पे कुछ स्केचेस पोस्ट किए हैं, वो आपको याद होने चाहिए कि देखो ये वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये नीचे चालाकी कर रहे हैं कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं दे रहा, डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रहे हैं। तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम में मुझे दिखाना ये है कि शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी, शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी और बाद में कांस्टेंट हो जाएगी। तो मैं इसको हटा दूं, इसमें तो शुरू से ही वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें तो शुरू से कांस्टेंट है। इसमें क्या है, जो जो सी वाला है, सी वाले में लाइन जो ग्राफ है इट्स बेंडिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। ठीक है, दो लोगों का आंसर बी आ गया, तो ये भी गलत है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी बट वेलोसिटी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, तो ये भी गलत है। आंसर हो सकता है बी।
112. A skydiver falls vertically from a helicopter, reaches constant velocity, reaches constant yani terminal velocity. The graph shows the variation with times t of the speed of the skydiver. यस, बी इसलिए कि पहले इंक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल सही है। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वैसे तो पिछले क्वेश्चन की कॉपी है, बट उसने वेलोसिटी टाइम पहले दे दी है, पहले वेलोसिटी बढ़ेगी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। अब मसला है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो डी तो नहीं हो सकता, डी में तो ग्रेडियंट कम हो रहा है। बी गलत है, बी इसलिए गलत है कि बी तो उसने वापस जो है ना क्वेश्चन वाला स्केच वापस कॉपी कर दिया है, ये तो गलत है, क्योंकि वो दोनों सेम तो स्केच नहीं हो सकते ना, वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस टाइम सेम कैसे हो सकते। हाँ, अब ऑप्शन या तो ए है या सी है, ए और सी में चॉइस है। आंसर सी है, लेकिन मैं ए को रिजेक्ट क्यों करूं? अगर तुम गौर से देखोगे ना तो तुम्हें इशू नजर आएगा। ए और सी में फर्क ये है कि ए में ग्राफ फौरन जीरो से हट गया, जबकि सी में इशू ये है कि पहले थोड़ी देर ग्राफ स्लांट रहेगा, ग्राफ पर पहले एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा स्लाइड करेगा फिर हटेगा। एक्चुअली दोनों में फर्क ये है कि पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट बड़ी तेजी से बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। शुरू में ग्राफ थोड़ा सा स्लाइड करेगा और फिर वो, क्योंकि जब ये जो हेलीकॉप्टर से जंप करेगा ना, फॉल्स वर्टिकली फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, तो ये एकदम नीचे नहीं आएगा। आपने कभी अगर मूवीज में देखा हो तो पहले थोड़ा सा ये स्लाइड करेगा और फिर नीचे आना शुरू करेगा। द ग्राफ शोज द वेरिएशन, मैं 111 वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। The graph shows the variation with mass of the weight of objects on a particular planet. What is the value of the acceleration of free fall on the planet? Free fall का मतलब होता है कि जनाब acceleration को रख लो g। फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू mg। अगर मैं g को सब्जेक्ट बनाऊं तो W अपॉन m बनेगा। मैं आज भी ये बात समझा रहा था दोबारा से कि जो ग्राफ होता है उसका ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है y अपॉन एक्स। तो ग्राफ का, इस वाले ग्राफ का ग्रेडियंट होगा y अपॉन एक्स। y का मतलब वेट है, x का मतलब मास है, तो ये बन गया W अपॉन m। तो तुम इसको यहां देखो और इसको यहां देखो, इसका मतलब अगर तुम ग्राफ का ग्रेडियंट निकाल लो तो मसला हल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें इस ग्राफ का निकालना चाहिए ग्रेडियंट। अब तुम लोग ग्रेडियंट निकाल लो, बी बता रहे हैं कुछ लोग, ग्रेडियंट निकालो। y पर 4 है और x पे कितना होगा? 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, ये नंबर है 2.5, 1.6 कह रहे। बाकी लोग भी निकालो। ग्रेडियंट का मतलब होगा 4/2.5 y अपॉन एक्स।
A tennis ball falls freely in air. Falls freely. Freely का मतलब होता है कि acceleration is equal to g from the top of a tall building. तो tall building का मतलब ये है कि वहां काफी लंबा डिस्टेंस होगा. Which graph best represent the variation with time of the distance it follows? स्केच बाय ग्रेडियंट वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा ना कि हमें यहाँ पर जो सवाल मिला था उसमें जो चीज हमें निकालनी थी शायद वो ग्राफ का ग्रेडियंट था. तो अगर तुम जो चीज निकाल रहे हो अगर वो ग्राफ का y अपॉन एक्स है तो बस फिर तुम ग्रेडियंट निकालोगे. अच्छा, अफनान कह रहे हैं कि इसका आंसर है सी. अगर एक्सेलरेशन g के बराबर है तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, कभी भी कांस्टेंट जीरो नहीं होगी. बी वाला क्यों गलत है? बी कह रहा है कि वेलोसिटी कम हो जाएगी और फिर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. बी तो गलत है बिल्कुल, ये तो फ्री फॉल है. ए वाले का क्या मतलब है कि वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी. ये तो ए टर्मिनल में होता है. अब ये सिर्फ सी और डी में टाई रह गया. वो भी मैच नहीं कर रहा ना. वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और यूनिफॉर्म ग्रेडियंट होना चाहिए. एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है या क्या है? मैं भी यही देख रहा हूँ कि उसमें टेनिस की बॉल है और वो कह रहा है इन एयर. वो मैंने पढ़ने में लगता है गलती की है क्योंकि उसने बोला है कि फ्रीली का लफ्ज देकर उसने ट्रैप बनाया है. जो आज मैं आपको क्लास में समझा रहा था ना कि ये ट्रैप बनाता है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया फ्रीली लेकिन फ्रीली के आगे लिख दिया है. देखो किस तरह ट्रैप बने होते हैं, वहां तो बंदा सी और डी तो मैच ही नहीं कर रहे. इसमें लिखा हुआ है बॉल्स फ्रीली इन एयर. तो अगर वो फ्री फॉल कर रहा है एयर में तो एयर रेजिस्टेंस मौजूद है. अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है तो फिर तो ये जो बॉल है ये टर्मिनल तक पहुंच जाएगी. नहीं, नेग्लेजिबल नहीं है. असल में उसने यही तो हमें ट्रैप किया ना कि उसने टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल तो हल्की होती है. जो लोग सारा दिन वो हमारे ऑडिटोरियम में वो खेलते रहते हैं टेनिस, तो उनको हमसे बेहतर पता है. अच्छा, बी वाले में तो अभी भी गलती है ना. बी में इसका मतलब है कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती. टर्मिनल स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड. जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो उसको कहते हैं टर्मिनल. यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई. ए आंसर. चलें, सब लोग पेपर 2 वाली बुक लेकर आ जाएं. सब लोग पेपर 2 वाली बुक लाएं. पेपर 2 वाली बुक ले आए और इसमें जैसे मैंने बताया कल के असेसमेंट में सारे ही पास पेपर हैं तो बस पास पेपर करते जाएं. और रिवीजन की मैंने फाइल्स दोबारा से ग्रुप पे डाल दी हैं. ये है नवंबर 2012 और पेपर है 2-1. क्वेश्चन नंबर है 1. अगर आपको ये क्वेश्चन पहले तो लोकेट करो, यू शुड गेट इट इन योर रीड एंड राइट बुक. अब पहले इसको रीड एंड राइट में जरा मुझे मुझे भी सर्च कर दो.
ये कह रहे हैं पेज नंबर 106 है, रीड एंड राइट में ही इज सेइंग पेज नंबर 106। देख लीजिएगा, हर कोई ढूंढ ले। देखो आइडियल ये है कि तुम अपनी बुक में सॉल्व करो, फायदा ये होगा कि फिर इसका भी होमवर्क आएगा तो तुम्हारा काफी काम तो हुआ वह होगा। एमसीक्यूज में भी यही करना चाहिए, सवाल की डायग्राम बड़ी विजिबल होती है, वो देख के मिल जाता है क्वेश्चन। लेकिन बहरहाल बुक नंबर, हाँ ठीक है, 106 मेजोरिटी में है तो वेरी गुड। चलो अब बताओ, मैं आज आपको बता रहा था कि एक्सेलरेशन इनकी फेवरेट डेफिनेशन है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? यस वेरी गुड, दोनों दो लोगों ने बिल्कुल सही डेफिनेशन बता दी, तीन हो गए शायद मेरे ख्याल में, 3 पीपल सेड, हाँ सही है, गुड, 3 लोगों ने बिल्कुल सही बता दी। लिखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में लिख दो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलो, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ लेकिन ये कि पेपर बनते वक्त तो चीजें मिक्स हो जाती है ना। नहीं, डायनेमिक्स कल के टेस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसी एक आध चीज क्रॉस हो जाती है जब पेपर में, ये लोग जब पेपर में क्वेश्चन बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा क्रॉस होते हैं। तो बहरहाल अभी तुम लोगों को याद है तो बता दो, मैंने देख के भी बता सकती हो, वैसे ये बात सही है कि डायनेमिक्स में आ रहा है। सेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था? इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में कहा था कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सही है शायद, गुड कंसिडरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ना, ये सेकंड लॉ है। ये रेट जो शायान ने लिखा है वो बिल्कुल सही है, काफी उसने उसको एक्यूरेट कॉपी किया, तो वो सही लिखा हुआ है। लेकिन ये कि शायद वो मैसेज टू एवरीवन कर दो तो फिर सबके लिए आ जाएगा। आपने मुझे किया है ना, तो सेंड टू ऑल कर दो। The variation with time of vertical velocity of a parachutist falling from an aircraft is shown. जब पैराट्रूपर जंप करते हैं, तो वो शुरू में पैराशूट नहीं खोलते। और ये स्केच मैंने आपको क्लास में दिखाया था, समझाया था। ये बड़ा फेवरेट स्केच रहा है इनका, इस पर बड़े क्वेश्चन आ चुके हैं। ये काइनेमेटिक्स का सबसे ज्यादा पूछा गया स्केच है। शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी और पहली टर्मिनल ये आएगी, फिर ये पैराशूट खोलेगा, वेलोसिटी ड्रॉप करेगी और दूसरी टर्मिनल ये आ जाएगी। मतलब पैराट्रूपर की मोशन में ना दो मर्तबा टर्मिनल आती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पैराशूटिस्ट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ द मोशन। अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट 3 सेकेंड, तो 10 यहां पर आ रहा है बीच में, तो या तो 2 डब्बों पे 1 है, डबल चेक कर लो। बड़ा अजीब सा स्केल दिया वैसे, या तो 2 डब्बों पर 1 है या फिर 3 डब्बों पे 1 है या 4 डब्बों पे। नहीं, क्या रिपीट करना है? मैंने तो अभी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तो ग्राफ का स्केल पढ़ रहा हूं।
जो ग्राफ का स्केल है ना वो 0 से 10, तुम लोग छोटे डब्बे मुझे काउंट करके दे सकते हो यहां से यहां तक स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, जरा स्मॉल बॉक्सेस गिन दो। हाँ मुझे भी लग रहा है ये ऐसे ही स्केल है, 25 है ना, 25, हाँ। तो 25 है तो फिर उसको आप 25, 25 स्मॉल बॉक्सेस पे 10 है। गुड। अब रेशियो बना लो। ये नहीं समझ में आया जोहेब, आप जो कह रहे हो, सॉरी मोहम्मद रफीक, रफीक स्मॉल बॉक्सेस जो हैं 5 स्मॉल बॉक्सेस पे 2 नहीं होगा, ये उल्टा है ना, मतलब रेशो निकालो। नहीं, मेरे ख्याल में 26 नहीं है, 25 है, दोबारा चेक कर लो आप लोग, अगर ये कह रही 26 है, जोएब कह रहे 26 बॉक्सेस हैं। आप लोग भी गिन लो छोटे बॉक्सेस कितने हैं। सही है, 25 हो गए। अब रेशो लगाओ ना, एक छोटे डब्बे पर कितना है, जैसे हम लोग मैथ्स में रेशो लगाते थे ना कि 25, देखो ऐसे ना, 25 बॉक्सेस का मतलब है 10, तो 1 बॉक्स का मतलब हो गया x। हमें रेशो मिल गया, हमें चाहिए 3। अब मुझे बताओ 3 कहाँ आएगा, अगर एक बॉक्स का मतलब है 0.5, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 0.25, तो मुझे चाहिए 3। 0.4 है। अच्छा, तो फिर करेक्शन कर लो। ठीक है, इसमें करेक्शन कर लो, ये नंबर जो है 0.4 है। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये वाली कैलकुलेशन कर दो। एक बॉक्स का मतलब है 0.4, मुझे चाहिए 3। अब आप लोग सॉल्व कर दो, कितने डब्बों पर 3 आ जाएगा। 8th बॉक्स, उसे थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, 8.5, 8.5 बॉक्स कर लेते हैं, वहां जाके फिर ग्राफ को रीड करना है। चलाओ, इसको रीड कराओ। 7.5, सॉरी। अच्छा, यहां से कैलकुलेशन कर लो ना कितनी होती है। तो डब्बे गिन के वहां से अपने रूलर को रखो और रूलर रख के मुझे कैलकुलेट करके दे दो। यहां से जरा ग्राफ रीड कर दो कितना आ रहा है। 29। सही है, लुक्स फाइन।
सही है, गुड। हमारा पहला पार्ट तो हो गया। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स acting on the parachute is from 0 to 15. 0 to 15। 15 कहां पर आएगा? 15 यहां कहीं लग रहा है मुझे। मुझे लग रहा है सी तक। उसने खुद बोला भी है सी तक चले जाओ। हाँ, सी तक बोला। तो अब ये सी तक जाने को कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ना उसका बताएं रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन ये जो ट्रिक है ये मैंने क्लास में बताई थी 2-3 मरतबा कि सवाल ये है कि ये जो पोजीशन है सी वाली, अगर मैं इसको लोकेट करूं, देखो ऐसे आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास तो सवाल में मेरे पास तो कहीं भी वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन तो कहीं नहीं है। तो सवाल ये है कि ये एक्सेलरेशन कहां से, सॉरी वो रिजल्टेंट फोर्स कैसे लाएगा? रिजल्टेंट फोर्स जो होती है, रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? वेरी गुड। इसका मतलब लिंक मिल गया। हम सवाल में एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं, जो डिस्क्रिप्शन एक्सेलरेशन का होगा वही रिजल्टेंट फोर्स का हो जाएगा। चलो शुरू करो। शुरू में ना मैं मार्क करता हूं, ये पोजीशन है और ये यहां तक लाइन स्ट्रेट है। जब लाइन स्ट्रेट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स भी कांस्टेंट होगी। तो आप कैसे लिखोगे? ये पोजीशन है 3, तो आप लिखोगे फ्रॉम t0 टू t इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखिएगा यूं। फ्रॉम t0 टू t इज इक्वल टू 3 रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। resultant force is constant, so acceleration is constant। oh sorry, resultant force is constant, acceleration का नहीं पूछा उसने। चलो फिर आगे लिखो, from t is equal to 3 to point B। from t is equal to 3 to point B। अगर तुम ये वाला पैच देखो, ये वाला, तो इसमें क्या दिख रहा है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहे हैं। हमें कैसे पता है डिक्रीज कर रहे हैं? यार शुरू में तो शायद एक ही जुमला बोला है, वो ये कि फ्रॉम टी, ये वाली चीज देखो ना, फ्रॉम t0 टू t3 एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फिर यहां से चलो और यहां तक आओ, तो आप बोलोगे कि फ्रॉम, देखो ये वाला, फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 टू पॉइंट बी, from t is equal to 3 to point B, resultant force decreases चलो अब आखिरी पैच रह गया बी टू सी। बी टू सी लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो हो जाएगी।
लेस नहीं होगी, 0। अब लिखो फ्रॉम बी टू सी, उसी पैराग्राफ में आगे लिखो फ्रॉम बी टू सी x, from B to C resultant force becomes 0. From B to C from B to C resultant force is 0. चलो हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब आ जाओ इसके नीचे, डिस्क्राइब द चेंजेस टू द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द पैराशूटिस्ट। फ्रिक्शन जो है वो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है, 0 से 3 अभी बोला ना, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। इसका बाकी पार्ट जो है ना वो उसमें आ रहा है, फ्रिक्शन में आ रहा है, तो अभी फ्रिक्शन नहीं करा, मतलब वैसे कर लिए लेकिन वो चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला इसका ईयर है जून 2023 का 1। मैंने आज क्लास में ये सवाल पूछा भी था ना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब कब आए हैं, तो बहुत कम आते हैं। कह रहे इनकी सिमिलैरिटी बता दें और इनका वो बता दें डिफरेंस। चलो आप क्वेश्चन पढ़ो, पहले मुझे सॉल्व करके दो पार्ट ए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों का यूनिट जो है वो मीटर है, दोनों का यूनिट सेम है, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बी पार्ट काइनेमैटिक्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन जनरल सा क्वेश्चन है। कह रहे ये बताओ हाई प्रिसीजन का क्या मतलब है? आंसर आप लोग देना चाहो तो दे दो, आसान से है, मतलब हमारा चैप्टर नंबर 2 है असल में। आंसर ओरली बता दो। हाई प्रिसीजन का मतलब है कि तुम्हारी रीडिंग्स आपस में करीब हैं। यार पेज नंबर क्या है? जून, ये असल में ना मेजरमेंट में, इस सवाल को स्क्रीन से ही कर लो, छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में ये मेजरमेंट वाले टॉपिक में लगा हुआ होगा। अभी ओरल कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। हाई प्रिसीजन क्या है कि रीडिंग्स आपस में क्लोज हैं। हाई प्रिसीजन का मतलब है रीडिंग आपस में क्लोज है। लो एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि तुम्हारे आंसर्स का जो एवरेज है वो ट्रू वैल्यू से दूर है। जो एवरेज है आंसर्स का वो ट्रू वैल्यू से दूर है। हाँ मैंने बताया ना जोएब कि वो बीच में नजर आया तो मैंने कर लिया। वो असल में ना मेजरमेंट का टॉपिक है। ये पेपर में जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो ये मिक्स हो जाते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका ईयर है नवंबर
2012, पेपर है 22 और क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 45। गुड, थैंक यू। अच्छा, अब इसका पेज नंबर जरा ढूंढ दो, इस वाले क्वेश्चन का पेज नंबर लोकेट कर दो। वन 106। इसका पहला पार्ट अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम ये चैप्टर नहीं कर रहे कल के लिए। A raindrop falls vertically from rest. Assume the air resistance is negligible. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फ्री फॉल होगा। अब फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी। जी का मतलब होता है 9.81। तो तुम्हें लाइन ऐसे खींचनी है जिसका ग्रेडियंट 9.8 आए। कह रहा है 1 सेकंड तक जाओ, तो मैं यहां ले लेता हूं 1 और यहां ले लेता हूं 9.8, 8.4, 8.6। हमें चाहिए 9.8। ये है 9.6, दोनों यहां मीट कर रहे हैं। तो तुम जो लाइन बनाओगे ऐसे बनाना कि वो 1 पर पहुंचे ना, तो उधर 9.6 हो जाए। वो डब्बे गिन के ना, देखो ये ऐसे आ रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप आफ्टर फॉलिंग 1000 मीटर। ये अगर 1000 मीटर डिस्टेंस है तो इस ग्राफ का एरिया होगा। अब ये कैसे सॉल्व करूं? ऑलरेडी ट्राइंगल तो बन चुकी है, तो ऐसा करो कि तुम लोग पहले मुझे पता कर दो कि ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूं, जो मैं ट्रेवल करा चुका हूं, ये कितना है। ये वाला एरिया मुझे निकाल के दे दो। तो या तो रेशियो लगा लो। इसका रेशियो लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इसमें टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम जो दिया हुआ है वो 1 पे दिया हुआ है, उससे अगेंस्ट हमें चाहिए। अच्छा, ये ट्राई करो। इसमें तो टाइम का मसला आएगा, 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये ट्राई करो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये जो वैल्यू दी हुई है ये एस है, और u की वैल्यू है 0, और एक्सेलरेशन है 9.6, डिस्टेंस है 1000। निकालना क्या है? वेलोसिटी।
मैंने आपके लिए इक्वेशन बनाई है, उसको सॉल्व कर दो। वन 138.56। अच्छा, इसमें सिक फिक बहुत ज्यादा आ रहे हैं। 140 भी आ रहा है, 140 कर दें आप ये कह रहे हो? नहीं तो रफीक देखो ना, उसने जो डेटा दिया है वो सारा 2 सिक फिक तक है, 2 सिक फिक से ज्यादा डेटा नहीं है। तो आप जो कह रहे हो 140 मुझे तो सही लग रहा है, क्योंकि डेटा में सिग्निफिकेंस सिर्फ 2 है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको 140 कर देता हूं। हाँ, 138.56 में 5 सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नहीं, माइनस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर आप देना चाहते हैं वो तो आपको सब एग्जामिनर को जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। ग्राफ तो नेगेटिव में नहीं गया, ग्राफ तो पूरा प्लस में है। हाँ, सही। चलो पढ़ो। इन प्रैक्टिस एयर रेजिस्टेंस ऑन रेन ड्रॉप इज नॉट नेग्लेजिबल। ये इनका फेमस ट्रैप है। पहले कहेगा एयर रेजिस्टेंस हटा दो, फिर कहेगा नहीं उसको रखो। बिकॉज देर इज अ ड्रैग फोर्स, द ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन इन पार्ट ए। वो कह रहा है जो पार्ट ए में मैंने इक्वेशन दी है वो ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये वाला। यानी वो ये कह रहा है कि ये ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है। State an equation relating the forces acting on the raindrop when it is falling at terminal velocity. तो जब कुछ इस टर्मिनल पे गिरती है तो ऊपर ड्रैग फोर्स होती है, अपथ्रस्ट होता है, और नीचे की तरफ वेट होता है। जब टर्मिनल वेलोसिटी आती है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये इक्वेशन बन जाती है, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तभी रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाती है। चलो अगला पार्ट कर दो। सब कुछ दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू हाफ सी रो ए वी स्क्वायर। इसमें सारी चीजों को पुट करो, सब कुछ दिया हुआ है, और फिर आखिर में ना अंडर रूट भी ले लेना, क्योंकि वी पे स्क्वायर है ना। अब बेटा इसमें सी में क्या चीज समझ नहीं है? सी में तो सिंपल बस ये बताना है कि फॉर्मूला लगाना है। ये तो क्लास में चीजें कराई दी ना। जब कोई चीज टर्मिनल पे आती है, आज भी समझाया कि टर्मिनल पे नोट्स तो पढ़ने पड़ेंगे यार। टर्मिनल पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है। रिजल्टेंट फोर्स 0 क्यों होती है? क्योंकि टोटल अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, तभी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। चलो इसमें वैल्यूज जल्दी से डालो, टाइम खत्म हो गया।
सॉल्व करके दे दो। टर्मिनल वेलोसिटी का स्केच मेरे ख्याल में काफी लोगों को याद हो गया होगा, वो शेप ऐसी लेता है फिर स्ट्रेट हो जाता है। लेकिन तुम लोग मुझे पहले जल्दी से कैलकुलेशन कर दो यार। चले फिर इसको यहीं तक रखते हैं। अभी तक किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। वेलोसिटी की वैल्यू में से वैल्यूज डालनी थी और यहां से इधर से डेटा उठाना है। ये तुम्हें दिया हुआ है डेंसिटी, ये दिया हुआ है मास, ये सी की वैल्यू है और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। से पुट करना है और सॉल्व करना है। चले फिर इसमें स्केच तो आपको पता ही है, टर्मिनल वेलोसिटी का स्केच तो कांस्टेंट बनता है 9.94 10⁻⁻11। ठीक है, बाकी लोग भी चेक करें। एक बच्चे ने बताया 9.94 गलत लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पावर बहुत कम आ रही है। हाँ मुझे लग रहा है शायद कि ये जो ना पावर बहुत कम। चलो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, फिर हम इसको इंशाल्लाह काम जो आगे जाएगा उसमें देखेंगे। बाकी लोग भी चेक कर लें तो पता चल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर खत्म है एंड वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।